Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the different types of forces. कल हमने उनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे एंड देन विल बी मूविंग टू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहली जो फोर्स आती है हमारे पास, दैट इज़ मस्कुलर फोर्स, और बायोलॉजिकल फोर्स भी कह सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स की हेल्प से लगती है एंड इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स एज आई टोल्ड यू। सो द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी की मसल्स की हेल्प से हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, अ पर्सन इज डूइंग सम एक्सरसाइज विद अ डम्बल इन अ जिम, सो इट इज़ डन बाय विद द मसल्स ऑफ हिज हैंड। एंड इन द सेकेंड पिक्चर अ पर्सन इज साइकिलिंग, एक पर्सन साइकिलिंग कर रहा है, तो साइकिलिंग के लिए कौन सी मसल्स यहाँ पे वर्क कर रही हैं? लेग की जो मसल्स हैं। सो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे काम जो हम करते हैं डेली लाइफ में, वो सब किसकी वजह से होते हैं? हमारी मस्कुलर फोर्स की वजह से होते हैं। जब कोई स्कूल बैग लिफ्ट करते हैं आप लोग, या जब भी आप कुछ चीज़ कहीं से ग्रैब करते हैं, उठाते हैं, सब कुछ जो जितने भी आप मोस्टली काम करते हैं इन योर डेली लाइफ, इंक्लूडिंग those are all including muscular force. And when you let the bag go down, your muscles relax. जब आप ऊपर की तरफ उठाते हैं बैग को, तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब नीचे रखते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। एंड वी नीड टू अप्लाई सच मस्कुलर फोर्सेज ऑल द टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी डेली लाइफ में मस्कुलर फोर्स कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई रोल प्ले कर रही होती है। जैसे अगर हमें फ्रिज से बॉटल निकाल के पानी भी पीना है, तो इन दैट ऑल्सो वी आर यूजिंग आवर हैंड। अपने आप तो वो होगा नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग द मस्कुलर फोर्स। अब जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, वो रन करते हैं, ग्रैब करते हैं दूसरे एनिमल्स को जब उनकी हंटिंग करते हैं, तो अपनी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर उसकी वजह से, अपनी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फोर्स की वजह से वो दूसरे एनिमल्स को हंट करके खाते हैं। ठीक है। कैमल यूजेज मस्कुलर फोर्स टू कैरी पीपल एंड लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट। जो कैमल होता है वो अपनी मस्कुलर फोर्स की वजह से अपने ऊपर बहुत सारा लोड कैरी कर सकता है, और लोग जो डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं उनको वहाँ पे क्या करता है? घुमाता है। एंड ऑल्सो अगर आप एक बुलक कार्ट की बात करें, तो उसके अंदर जो ऑक्स होता है वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स लगा के ही क्या करता है? कार्ट को खींच पाता है। सो देर आर लॉट मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन डिस्कस इन मस्कुलर फोर्स। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मस्कुलर फोर्स कैसे लगती है? विद द एप्लीकेशन ऑफ मसल्स। अब वो मसल्स किसी की भी बॉडी की हो सकती हैं, इट मे बी ऑफ ह्यूमन्स और इट मे बी ऑफ एनिमल्स और इंसेक्ट्स। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास इलास्टिक फोर्सेस। इलास्टिक फोर्सेस वो होती हैं व्हेन वी स्ट्रेच, ट्विस्ट और बेंड सर्टेन ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग, रबर बैंड और स्पंज, देयर शेप एंड साइज चेंजेस। जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं या ट्विस्ट करते हैं या बेंड करते हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इन सबके अंदर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप स्ट्रेच, ट्विस्ट या बेंड कर सकते हैं, तो इनकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एंड द फोर्स विच एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। और जो फोर्स उसके बाद इनके ऊपर एक्ट करती है उसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं। मतलब द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल सो दैट दे कैन रीगेन देयर ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिक फोर्स। अब हमारे पास आजकल क्या है, कुछ क्लोथ्स भी ऐसे आने लग गए हैं, कुछ जींस आती हैं, कुछ जैसे यहाँ पे जिम का जो क्लोथ है, ये क्या होते हैं? इलास्टिक नेचर के होते हैं। अगर आप देखोगे उनको तो वो बहुत, उनका साइज़ छोटा होगा, बट वेन एवर यू ट्राई टू वेयर देम, वो आपकी बॉडी में बिल्कुल फिट आते हैं। वो कैसे आते हैं? क्योंकि उनका नेचर कैसा है? इलास्टिक होता है। जब आप उनको पहनना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि बहुत टाइट लगता है, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी उनको क्या कर लेती है? अडेप्ट कर लेती है, एंड दे आर मतलब ईजिली फिट इन टू योर बॉडी। ठीक है। तो इस टाइप से जो फोर्स लगती है उसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हम सोफ़ाज़ वगैरह के ऊपर बैठते हैं, चेयर्स वगैरह के ऊपर बैठते हैं, तो उनके अंदर हम स्पंज लगाते हैं या स्प्रिंग मैट्रेसेस लगाते हैं। उनके लगाने का यही मतलब है कि जब भी कोई पर्सन उसके ऊपर बैठेगा तो उसे बहुत अच्छा फील होगा, मतलब हिल फीलिंग रिलैक्स्ड, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो स्ट्रेस आ रहा है उसके बैठने की वजह से, वो किसके ऊपर आ रहा है? स्प्रिंग के ऊपर आ रहा है। अब जैसे वुड है हमारी, वो इतनी इलास्टिक नहीं होती है। जैसे आप वुडन बेंचेस के ऊपर अगर आप बैठते हैं तो यू विल नॉट फील मोर कंफर्टेबल, इंस्टेड ऑफ you are feeling the comfort on a spongy sofa or on a spongy bed or on a spring mattress। जब आप किसी स्प्रिंग मैट्रेस या स्पॉन्जी सोफ़ा वगैरह इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर बैठेंगे तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा एज़ कम्पेयर टू अ वुडन सोफ़ा, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच इलास्टिक। आप पेन्स भी यूज़ करते हैं जो जिनके ऊपर
वो जेटर के जो आते हैं नॉर्मली, जिनके ऊपर आप प्रेस करते हैं तो उसकी निब आ जाती है, तब लिखते हैं, फिर एक और बार प्रेस करने से वो वापस चली जाती है। तो उस पेन को अगर आप कभी खोल के देखेंगे तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो स्प्रिंग मैकेनिज्म वर्क करता है, इलास्टिक फोर्स ही काम करती है। जब आप अपने थंब से ऊपर उसको प्रेस करते हैं तो उसकी कैप दब जाती है और जो निब है वो बाहर आ जाती है और वहीं पर वो स्टक हो जाता है। जैसे आपको लिखने का काम होता है, आप उससे लिखते हैं और आफ्टर सम टाइम जब आपका राइटिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको फिर से एक और बार प्रेस करते हैं, तो जो स्प्रिंग होता है वो अपनी शेप रिगेन कर लेता है और निब क्या होती है, अंदर चली जाती है। सो दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक फोर्स। अब नेक्स्ट फोर्स जो आती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ज़्यादा पोर्शन आपके कोर्स में अभी नहीं है, दैट यू विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट इन योर सीनियर क्लासेस। 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे तो इसका पूरा का पूरा एक यूनिट है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है और वो कोई फोर्स लगा रही है तो उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। एंड दिस फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? मतलब दोनों बॉडीज़ के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है। जैसे अब यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, एक प्लस चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रही है वो कैसी है? अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अगर लाइक चार्जेस होते तो कैसी होती? रिपेलिंग होती। बट क्या ये दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में एक दूसरे के? नहीं, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है। दे आर सर्टेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, उससे क्या है, ये अलग अलग हैं। ठीक है। तो जब फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में लगती है जिनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी चार्ज बॉडी से दूसरी जो चार्ज बॉडी होगी उनके बीच में लगते हैं। आप सबने एक चीज़ करी होगी, स्कूल्स में भी हम करते हैं, जो हमारी प्लास्टिक की स्केल होती है उसको सर पे रब करके छोटे छोटे टाइनी पेपर के जो बिट्स होते हैं उनको आप टेबल पे डाल के उसको स्केल से टच कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेपर बिट्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो अलग होता है, और जब आप स्केल को रब करते हैं अपने सर पे तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो अलग आ जाता है। तो इन दोनों अलग अलग चार्जेस की वजह से क्या होता है कि जो पेपर बिट्स होते हैं वो चिपक जाते हैं किससे? आपकी स्केल से। सो इट इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कोई क्लोथ को अपनी बॉडी के पास लेके आते हैं तो आपके जो हेयर्स हैं, बॉडी हेयर्स जो हैं, वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इसके ऊपर भी चार्जेस रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। जिनको स्टैटिक चार्जेस कहा जाता है, जो मूव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स जो है वो आ जाती है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। ये बहुत इट इज़ अ नेसेसरी ईवल। ठीक है। इसको ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी है, और अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। अब ये कैसे होती है ये मैं आपको समझाऊंगा। So the force acting between two surfaces in contact tending to oppose the motion is called frictional force. अगर आप दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाली फोर्स जो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है और मोशन को अपोज करती है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है। एंड क्योंकि आपको पता है दोनों सर्फेसेस यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हैं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है एक तरह से। एंड कभी कभी आपने देखा होगा जब आप एक बहुत बड़ा ट्रंक या कोई ड्रम को रोल कराना चाह रहे हैं तो उसमें उसे आपको रोल कराने के लिए या पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। बट एक बार अगर उसका मोशन बन जाए तो फिर धीरे धीरे आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, ये होता है कि इसे ही कहते हैं हम क्या? फ्रिक्शन। जो हम मोशन में लाना चाह रहे हैं किसी बॉडी को और वो बॉडी जो है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होके अपोज कर रही है उस मोशन को आने से, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़, जैसे मान लो भाई हम सर्दियों के टाइम पे हम हाथों को ऐसे रब करते हैं तो हमारे दोनों हाथों के बीच में भी क्या लगती है? फ्रिक्शन फोर्स लगती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। सो द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो कॉजेज हीट व्हेन द सर्फेसेज आर रब टुगेदर। ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स वियर्ड अवे। आपने देखा होगा बहुत लंबे टाइम तक अगर आप एक ही टाइप के शूज़ पहनते रहेंगे तो आपके बहुत जल्दी वो शूज़ क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। वो किसकी वजह से घिसते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। जो टायर्स होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स के, वो भी घिस जाते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू फ्रिक्शन।
एंड फ्रिक्शन की ही वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन ही हेल्प करता है हमारी वॉकिंग में, रनिंग में। और कैसे लगता है वो हमारे जो शूज़ होते हैं उनके सोल और ग्राउंड के बीच में, ठीक है, और वही हमें बचाता है स्लिप होने से। अगर हमारे शू का जो सोल है वो अगर बिल्कुल प्लेन हो जाए तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा और हमारे स्लिप होकर गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जब हम पेन से पेपर के ऊपर लिखते हैं तो निब और पेपर के बीच में भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, उसी की वजह से हम लिख पाते हैं, ठीक है। सो फ्रिक्शन का जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ नेसेसरी इवल। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो हम बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ टू बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। देन फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग रफ सरफेस। अगर आपको दो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ाना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेसेस को रफ कर दीजिए, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और घटाना है तो वहाँ पे ऑयल या लुब्रिकेशन वगैरह कुछ कर दीजिए।